हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। तो बच्चों, जैसे कि हमने आपकी स्पेशल डिमांड पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर आपका शुरू किया है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी आपको आ चुका है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कॉन्टिन्यूअस ऑफ अ फंक्शन यानी कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन के बारे में हमने आपका लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। और ये जो नेक्स्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर हम कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और आज आपको एक अलग पिक्चर नजर आएगी कैलकुलस की, जो अभी तक आपको शायद कभी क्योंकि कैलकुलस वैसे भी देखा जाए तो एक्चुअल में कैलकुलस 12th क्लास से ही स्टार्ट होती है। 11th में कुछ बेसिक्स पढ़ाया जाता है। तो कैलकुलस की बिगर पिक्चर है ना, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको कैलकुलस का देने वाला हूं। और वो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो कैलकुलस आप पढ़ रहे हो 12th क्लास में, इसके बेसिस पर आने वाली न जाने कितनी टेक्नोलॉजीज हैं जो आप अपने आसपास में देखते हो, ऐसी न जाने कितनी मशीन या फंक्शंस हैं जो हमारे आसपास में है। सब कुछ कैलकुलस पर ही बेस्ड है, ठीक है। यानी कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, और भी बहुत सारे फिनोमेना, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपकी कैलकुलस पर बेस्ड है। तो ये सारी चीजें तुम्हें आज कुछ देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। तो पूरे लेक्चर को मेरे ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको दिखा पाऊंगा कि भाई किस तरीके से ये बिल्कुल आसपास की चीजों में घुली हुई है कैलकुलस आपकी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, चैप्टर प्रोग्रेस पर एक नजर मार लेते हैं। इसमें हमने अगर बात करें तो रिवीजन ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कि कैसे हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, क्विक रिवाइज भी करवा दूंगा। देन आज के लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे और डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, है ना। वैसे हालांकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव आपका डिलीटेड है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर चेन रूल पढ़ाऊंगा, क्योंकि चेन रूल आपके जो भी जेईई एग्जाम्स होंगे या कोई भी सीयूईटी या डिफरेंट एग्जाम्स देते हो वहां पर आपका यूज में आएगा। तो वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। देन हम आगे पर इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे टॉपिक है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्पेशली ये 3 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। एक हमने बेसिक डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की देखी कि अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर, है ना, और वो पॉइंट कैसा होना चाहिए, वो पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। तो किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती हो, और जो लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल आए। यानी कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों अगर सेम है तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों सेम है किसी पॉइंट पर तो हम बोलेंगे कि भाई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। एक तरीका तो ये हुआ। ग्राफिकल अप्रोच की अगर मैं बात करूं कि कोई फंक्शन का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, और ऐसा करने के लिए मुझे पेन को उठाना नहीं पड़ रहा है। यानी कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में आपको कोई ब्रेक नजर नहीं आ रहा है ना, किसी भी तरीके का कोई ब्रेक नहीं है, कोई जंप नहीं है, तो ऐसे फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कोई भी फंक्शंस आप ले लो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स, कॉस एक्स, ये आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है पूरी रियल लाइन पर, ठीक है। जैसे आपकी वेव की तरह फंक्शन होता है, वेव वाले फंक्शन है आपके। उसके अलावा पैराबोला आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं ये सारे के सारे आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और ब्रांच फंक्शन में भी हम देखते हैं कि ब्रांच फंक्शंस की जब कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि भाई जो ब्रांच पॉइंट है ना, आपको एक नया टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रांच फंक्शन ब्रांच पॉइंट। ये स्पेशल अपना टर्म है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या देखते हैं कि ब्रांच फंक्शन ऐसा कि ग्रेटर देन पे कुछ है, लेस देन पे कुछ है, तो वो कॉन्टिन्यूअस कब होगा या कब नहीं होगा, है ना। तो उस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो ग्राफिकली आप देख पा रहे हो बच्चों कि फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों सेम है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। चलिए ये डेफिनेशन हो गई कॉन्टिन्यूटी की। इसके बाद पूरे डोमेन में फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोला जा रहा है, तो उसका मतलब यह है कि इंटायर डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। मतलब इसको जनरली बोल दिया कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि पूरे इंटायर डोमेन में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। जैसे कि साइन एक्स, साइन फंक्शन पूरे इंटायर डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, कॉस फंक्शन पूरे इंटायर डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन tan फंक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन पर लिमिट्स आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इन पॉइंट्स पर ये आपके
डिसकॉन्टिन्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो साइन और कॉस तो आपके पूरी तरीके से कॉन्टिन्यूस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट में अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात आती है। अलजेब्रा में हमने ये देखा कि भाई जैसे कि दो फंक्शंस हैं, अगर वो कॉन्टिन्यूस है ऑन अ कॉमन डोमेन, किसी कॉमन डोमेन में वो फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूस है, तो उन फंक्शंस के जो सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, जो डिफरेंस होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, और जो कोशेंट होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये सारा का सारा पार्ट आपका लेक्चर नंबर 1 का क्विक रिवीजन हो गया। क्लियर। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मान लो आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मॉड 1 माइनस एक्स प्लस में मॉड ऑफ एक्स, so that the function defined by this is for all real values is a continuous function। हमें प्रूफ करना है कि सभी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन जो आपका एफ एक्स इक्वल टू गिवन है कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया यहां पर बच्चों, सबसे पहले हमने फंक्शन को नोट करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड 1 माइनस एक्स प्लस में आपके पास मॉड ऑफ एक्स। क्लियर। देखो अगर मैं ये बोलूं कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, अगर x की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगी तो इस कंडीशन पर जो आपका f ऑफ x होगा वो क्या होगा, 1 माइनस ऑफ x प्लस में आपके पास x के बराबर। क्योंकि मॉड x की डेफिनेशन आपको मालूम है कि मॉड x इक्वल टू क्या होता है, x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड इफ x इज लेस देन 0 देन आपका माइनस ऑफ x। तो अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के लिए बात कर रहा हूं तो 1 माइनस ऑफ एक्स, और यहां से सीधे सीधे x आ गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, तो हमको ये मिल गया आपका 1। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, 1 हो जाएगी जब x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। नेक्स्ट, इफ x इज लेस देन 0, अगर x हमारा लेस देन 0 है तब क्या होगा आपके पास एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड, देखना यहां पर 1 माइनस ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 0 पर क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एक्स। तो यहां पर पहले से आपके पास क्या है, प्लस लगा हुआ है, तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स, तो यहां पर माइनस ऑफ एक्स आ गया, और ये हमको क्या बन गया बच्चों, 1 माइनस में आपका 2 ऑफ एक्स। क्या बन गया बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस में आपका 2 ऑफ एक्स। चलिए अब इस चीज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के लिए हमको 1 मिलेगी एफ एक्स की वैल्यू, और लेस देन 0 के लिए आपके पास 1 माइनस में 2x है। क्लियर, यहां पर कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। चलो अब आपको एक बात मालूम है कि जब ये 1 माइनस में आपका जो 2x है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 माइनस में 2x को अगर मैं बोलूं कि x अगर आपका लेस देन 0 है, सोचो 0 से छोटी कोई भी वैल्यू लो, 1 माइनस में 2 इंटू में x लेस देन 0 है तो मतलब कि क्या होगा, निगेटिव होगा, x लेस देन 0 है तो मतलब क्या हुआ, निगेटिव, तो -2 इंटू में निगेटिव मतलब कि प्लस हो जाएगा। तो यहां पर एक तरीके से क्या आएगा, हमको ये पूरा का पूरा टर्म हमको पॉजिटिव मिलेगा अंदर वाला। तो अगर हम x लेस देन 0 कोई भी वैल्यू लेते हैं, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू हम लेते हैं, आपको क्या मिलेगा, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू लेने पर हमेशा 1 माइनस में 2x ही मिलेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वहां पर कभी पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा वो पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव का मॉड एज इट इज वही नंबर होता है। तो मॉड 1 माइनस 2x आपके पास 1 माइनस 2x के ही बराबर आएगा। तो इस तरीके से जो फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स हुआ वो अब हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि इफ x इज लेस देन 0 दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस में आपका 2x, एंड इफ आप x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 इट विल बी इक्वल टू 1। चलो अब ये फंक्शन हमारे पास है, अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी पर बात करनी है। तो सबसे पहली चीज, ये कैसा फंक्शन है, ब्रांच फंक्शन है, और अगर हम देखें तो 0 इसका ब्रांच पॉइंट है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में 1 माइनस 2x, 0 के राइट में 1। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि 0 से जस्ट थोड़ा सा कम, फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1 माइनस में आपका 2x। ऑब्वियस सी बात है कि अगर x अप्रोक्सीमेट 0 है तो 1 माइनस में 2 इंटू अप्रोक्सीमेट 0 मतलब कि 0। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये लिमिट की वैल्यू जो आएगी हमको 1 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट में बच्चों अगर मैं यहां पर राइट हैंड लिमिट निकालता हूं एट x इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और 0 प्लस में फंक्शन डिफाइंड आपके पास यहां पर 1, तो ये भी आ गया 1। तो अब आप देख सकते हो
कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर है, एंड एफ ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपके पास 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स आपका क्या होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होगा। आई बात क्लियर समझ में कि नहीं आई? एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जीरो पर कॉन्टिन्यूअस मतलब कि ब्रांच पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, अब जीरो से छोटा कोई भी नंबर ले लो, हमेशा 1 माइनस 2x मिलेगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। जीरो से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, सभी रियल वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि जीरो से बड़े पर हर के लिए 1 दे रहा है। तो मतलब कि जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है, जीरो से बड़े के लिए सभी के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, जीरो से छोटे सबके लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज, है ना। इसको लेके लिखने का एग्जाम में तरीका ऐसा कुछ होगा कि लेट, है ना। अब एग्जाम में अगर आपको इसी चीज को लिखना है, एक सेकेंड रुक जाना, यहां पर मैं समझा देता हूं, ठीक, जीरो पर तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब अगर मैं सपोज करता हूं कि लेट सपोज a इज लेस देन जीरो एंड a बिलोंग्स टू r, a क्या है, जीरो से छोटा कोई नंबर है। अब जीरो से छोटे का मतलब है -1 -2 -3 कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो से छोटा होना चाहिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू a क्या आएगा, जीरो से छोटे पर फंक्शन डिफाइन होगा 1 माइनस में 2 ऑफ एक्स, तो लिमिट आएगी 1 माइनस में 2a, और f ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस में 2a। तो लेस देन जीरो के लिए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेट a इज ग्रेटर देन जीरो एंड a बिलोंग्स टू r, a आपका जीरो से बड़ा कोई नंबर है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो पर 1 आएगी हमेशा, तो ये 1 हो गया, और f ऑफ a की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी 1। तो जीरो से छोटे के लिए कॉन्टिन्यूअस, जीरो से बड़े के लिए कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से आप लिखोगे, फिर बोलोगे कि फंक्शन लेस देन जीरो सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस है, ग्रेटर देन जीरो सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों हम फंक्शन को पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। तो ये याद रखना कि पहले चेक करना हमेशा ब्रांच पॉइंट पर, जैसे कि यहां पर जीरो ब्रांच पॉइंट बनकर के आया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी बतानी है, जल्दी से चेक करके बताओ, है ना। साथ में आप खुद भी आंसर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना क्या ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ एक्स इक्वल टू, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल देन 2 दैट इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3, ग्रेटर देन 2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले बताओ ये कॉन्टिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप इसकी निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी आपकी 2 पर, है ना। 2 आपका ब्रांच पॉइंट है, तो 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 2 की पावर 3 8 माइनस 3 यानी कि आपके पास 5। राइट हैंड लिमिट आपके पास 2 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 5। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है। उसके अलावा फंक्शन की वैल्यू भी 5 है 2 पर, तो 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। इसके अलावा लेस देन 2 पर देखोगे हमेशा एक्स क्यू माइनस 3 पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होगा। ग्रेटर देन 2 के लिए देखोगे पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूअस हम बोल सकते हैं फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आंसर क्या होगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन आपका कभी भी डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं, कभी भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपका होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। हमको इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो सबसे पहले अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या कहानी है, -3 से लेस में ये है, -3 से ग्रेटर में ये है, 3 से लेस में ये है, 3 से ग्रेटर में ये है। यहां पर 2 ब्रांच पॉइंट है। अगर आप देखो यहां पर कितने ब्रांच पॉइंट है बच्चों, यहां पर 2 ब्रांच पॉइंट आपको दिख रहे हैं, एक तो -3 और दूसरा 3। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पर बात करते हैं। क्लियर है? तो -3 पर चेक करोगे, 3 पर चेक करोगे, उसके बाद बात करेंगे कहां कॉन्टिन्यूअस कहां नहीं है। तो बेटा सिंपल सी बात है, x लेस देन इक्वल देन -3, x निगेटिव है। ओके, -3 का मतलब क्या हो, निगेटिव है। तो मॉड ऑफ x क्या होगा इस केस में, माइनस ऑफ x के बराबर होगा। तो बेसिकली यहां पर अगर हम फंक्शन की fx की बात करें, सिंस x इज ऑलरेडी लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस ऑफ x प्लस में 3 इफ x इज लेस देन इक्वल देन -3। ओके, नेक्स्ट, if x is greater than -3 and less than 3, it will be defined by minus में 2x,
एंड इफ x इज आपका ग्रेटर देन इक्वल देन 3, दिस विल बी इक्वल टू 6x प्लस 2। तो सबसे पहले बच्चों हम -3 पर फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3 चेक करो। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस मतलब कि -3 के लेफ्ट में, दैट इज इक्वल टू -x प्लस में आपके पास 3। -3 यहां पर रखोगे, माइनस पहले से है, फिर -3 तो +3 बन जाएगा, तो ये आएगी हमारे पास 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल करके आएगी, -3 यहां पर रखोगे तो माइनस पहले से है तो +6 हो गया। चलिए राइट हैंड लिमिट अगर हम इस पर देखें, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3, तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस फंक्शन -3 से प्लस में डिफाइंड आपके पास माइनस में 2x रखोगे, ये भी आपके पास 6 आ गया। तो आप देख सकते हो, और f ऑफ -3 की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी 6 है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। चलो अब इसके बाद चेक करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, और फंक्शन डिफाइंड है 3 माइनस में -2x, तो ये बन जाएगा माइनस में 6। और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं इस पॉइंट पर, तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू आपका 3 प्लस, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, 3 प्लस में डिफाइंड है 6x प्लस में 2, तो ये कितना आएगा, 6 3 जा 3 प्लस में क्या है 6x प्लस 2 डिफाइन है, तो 6 3 जा 18 प्लस 2 20, तो ये आपके पास 20 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी x इक्वल टू 3 पर -6, और राइट हैंड लिमिट आ गई आपके पास 20। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू है आपके राइट हैंड लिमिट के। चेक कर लेना एक बार फिर से, हाँ जी, लेफ्ट हैंड लिमिट -3 टू 6, ओके। हाँ यहां पर आपकी -2 है तो आपके पास -6 आ गया, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। 3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है लेकिन -3 पर है। चलो ब्रांच पॉइंट पर तो आपने चेक कर लिया, एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो आपको 3 मिल गया, बाकी सिंपल सी बात, -3 से छोटा कोई भी नंबर लोगे हमेशा आपको क्या मिलेगा, -x प्लस 3 हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, जैसे पहले प्रूफ किया था। 3 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे 6x प्लस 2 हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। x इक्वल टू 3 आपका वो ओनली पॉइंट है डिसकॉन्टिन्यूटी का, यानी कि जिस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। x इक्वल टू 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट यहां पर? चलो तो इस तरीके से हम फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। बढ़िया, क्लियर है, कोई डाउट हो तो बता सकते हो। ओके डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों, बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई fx इक्वल टू ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल देन 3 ग्रेटर देन 3 पर bx प्लस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। हमको बेटा यहां पर क्वेश्चन में ये गिवन है कि fx जो है इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, fx आपका x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, ओके। हमें a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो अगर fx x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी और f ऑफ 3 के बराबर होगी। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें एट x इक्वल टू 3 पर, तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस फंक्शन डिफाइंड होगा आपके पास ax प्लस में 1 और दैट इज इक्वल टू
3a+ में 1, ये क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। और राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं एट x इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 3+, और फंक्शन डिफाइंड होगा आपके पास bx+ में आपका 3, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास x टेंडिंग टू 3 पर, तो bx+ में 3, तो 3b+ में 3 आपके पास आ जाएगा, 3b+ में 3, तो यहां से 3 कॉमन ले लिए तो आपके पास b+1 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास 3a+1 है, और राइट हैंड लिमिट आपके पास 3 इंटू में b+1 है। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई और आपके पास राइट हैंड लिमिट भी आ गई। क्लियर है? कोई बात दिक्कत? चलो, अब फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। इट मींस कि अब देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी तो 3a+1 जो होगा वो इक्वल टू होगा आपके पास 3b+ में आपके 3 के। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं कि 3a- में आपका 3b इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा। ये a और b के बीच में हमको रिलेशन निकल के आएगा। क्या रिलेशन आएगा बच्चों? 3a - 3b इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल टू 3 पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर कर दो, तो 3a+1 को 3b+3 के बराबर रख देंगे, तो 3a - 3b 1 इधर चला गया तो हमको 2 आ गया। ये हमारा आंसर होगा, यही आंसर आपको लिख के आना है। क्लियर है? आप क्या लिखोगे कि भाई दो, हमको रिलेशन पूछा था तो 3a - 3b इक्वल टू 2 हमको रिलेशन निकल करके आएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लेता है। क्लियर है? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख देता हूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन जो हम क्वांटिटी की यूज करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हम देखते हैं h टेंडिंग टू 0 पर f ऑफ a + h a - h, उस डेफिनेशन से इसको हमें सॉल्व करना होता है। देखिए कैसे, हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट है आपके पास x इक्वल टू 2, मतलब कि हमें k की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए x इक्वल टू π/2 पर गिवन फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। गिवन फंक्शन कैसा हो बच्चों, कॉन्टिन्यूअस हो। ये चीज हमें यहां पर आपका प्रूव करनी है। चलिए, तो देखना, सबसे पहले अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं एट x इक्वल टू π/2 पर, x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन की लिमिट निकालता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, अब समझे ना, π/2 माइनस, अब एक छोटी सी चीज देखेंगे, यहां पर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, इसको मैं छोड़ता हूं। पूछो क्यों? बेटा जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि चाहे लेफ्ट में बात करो या राइट पर बात करो, फंक्शन तो हमेशा आपका यही डिफाइंड है, फंक्शन तो यही है, फंक्शन थोड़ी बदल रहा है। लेफ्ट हैंड में भी यही है, राइट हैंड में भी यही है, बट π/2 पर हमें 3 वैल्यू मिल रही है, बस इतना है। तो सीधे सीधे यहां पर हम फंक्शन की लिमिट लिखेंगे, कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और फंक्शन क्या आपके पास k टाइम्स cos ऑफ x होल अपॉन में पाई माइनस में 2x। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, x इक्वल टू π/2 जब तुम यहां पर रखोगे तो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 0, दोनों 0 हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो यानी कि हम डायरेक्ट x इक्वल टू π/2 रख करके लिमिट फाइंड नहीं कर सकते इसकी। ठीक है, हमें क्या करना होगा इसके लिए, हम यहां पर डेफिनेशन का यूज करेंगे कि देखो यहां पर क्या डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर आप यूज कर सकते हो फॉर एग्जांपल लिमिट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर π/2 पर, सिंपल सी बात है, π/2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी और फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। तो चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं मान लो यहां पर राइट हैंड लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालता हूं, यानी कि π/2 प्लस के लिए निकालता हूं। ठीक है, इसीलिए निकाल रहे क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। राइट हैंड लिमिट निकालता हूं चाहे लेफ्ट हैंड, दोनों बराबर होगी और π/2 के बराबर हम उसको रख देंगे, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos, अब देखना x है यहां पर ऑलरेडी, राइट हैंड लिमिट निकालना है
तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपके पास π/2 प्लस में h, π/2 प्लस में h, अगर आप राइट हैंड लिमिट में निकाल रहे हो तो π/2 प्लस में h, और यहां पर आ जाएगा पाई माइनस में 2 इंटू में π/2 प्लस में h, मतलब h आपका अप्रोक्सीमेट 0 है, तो π/2 में आप जरा सा ऐड ही कर रहे हो, तो क्या है π/2 के अप्रोक्स में है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पे, ठीक है। तो यहां से क्या लिमिट आएगी निकल करके अब चेक करते हैं। तो ये बनेगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, के एज इट इज रहेगा, कॉस π/2 प्लस h होता है माइनस में आपका साइन h के बराबर, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो आएगा पाई माइनस में आपके पास पाई माइनस में आपके पास 2h, तो यहां से पाई से पाई कैंसिल, तो बेसिकली क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये बन गया माइनस में आपके पास k इंटू में साइन ऑफ h, और होल अपॉन में आपके पास -2 इंटू में आपके पास h, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, k/2 को बाहर लिख लो, और ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h अपॉन में h, और साइन ऑफ h अपॉन h की लिमिट होती है 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा k/2, कितना आ जाएगा हमारे पास k/2, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट आपके पास आई वो कितनी आएगी बेटा, राइट हैंड लिमिट जो निकल के आई वो आई आपके पास k/2, तो राइट हैंड लिमिट k/2 है। अब अगर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट जो होगी वो f ऑफ π/2 के बराबर होगी, तो मतलब कि k/2 जो होगा वो आपके पास 3 के बराबर होगा, तो सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आपके पास 6 मिल जाएगी, तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका निकल करके, आंसर आपका 6 निकल करके आएगा, यानी कि k की वैल्यू 6 अगर हम लेंगे तो फंक्शन हमारा x इक्वल टू π/2 पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है, x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, सबसे जरूरी था यहां पर लिमिट्स इवैल्यूएट करना, बहुत सारे बच्चे लिमिट्स को निकालने में फंसते हैं, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप हमेशा डेफिनेशन यूज कर सकते हो कि राइट लेफ्ट हैंड लिमिट अगर किसी पॉइंट पर निकालनी है, मान लो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ fx, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करनी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, है ना, f ऑफ a माइनस h, क्लियर। और राइट हैंड लिमिट अगर निकालनी है, मतलब कि आपको ये जो लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ fx निकालनी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है। तो इस डेफिनेशन का भी इस्तेमाल करके हम फंक्शन की लिमिट्स को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए। तो ऐसे केस में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में कई बार ऐसा होता है कि हमें इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो ज्यादा कन्वीनियंस होता है, इजीली हम इससे लिमिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे पर बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन है आपको सबसे पहले तो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। आपको ये बताना है कि एक्स लैम्डा की किस वैल्यू के लिए 0 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जैसा क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किए प्रीवियस 2 क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी पर बेस्ड है। फिर व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 मतलब कि 0 से बड़ा, तो फंक्शन हमेशा 4x प्लस 1 रहेगा। तो 4x प्लस 1 पर हमेशा फंक्शन x इज ग्रेटर देन x इक्वल टू 1 पर हमेशा कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना प्रैक्टिस के फॉर्म पर। चलिए ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की, जो हमारे आज की क्लास का रियल टॉपिक था, है ना। कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं बच्चों डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो कैलकुलस की अगर बिगर पिक्चर आपको देखनी है कि कैलकुलस एक्चुअल में क्या है, तो मैं अगर मैं बताऊं, ये जितनी लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी तुम पढ़ रहे हो, ये सब कुछ, ये सारी कहानी जो रची गई वो इनके लिए रची गई है, वो है डिफरेंशियबिलिटी। और डिफरेंशियबिलिटी क्या है? डिफरेंशियबिलिटी को आप ऐसे समझिए कि चेंज होना, है ना। कहते हैं ना कि अगर मैं लॉ ऑफ नेचर की बात करूं, तो इस नेचर में ऐसा कुछ नहीं है जो ना बदले। हर एक चीज बदलती है, मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, है ना। लोग बदलने पर ज्यादा सीरियस मत हो जाना, है ना। तो लॉ ऑफ नेचर क्या है? बदलना।
सिंपल सी बात, अगर आप बदल नहीं रहे हो, आप ठहरे हो, ये बताओ बदलने का मतलब क्या होता है कि आप मूव कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। और अगर आप बदल नहीं रहे मतलब कि आप कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट की कोई रिस्पेक्ट है क्या? कुछ भी नहीं। कांस्टेंट कोई भी चीज बेकार होती है ना। तो बढ़ते रहना इस लॉ ऑफ नेचर, नेचर का लॉ, इसको फॉलो नहीं करोगे तो डिक्रीज कर जाओगे, है ना। आप अगर आज किसी वजह से मान लो एक फेलियर आपके सामने आ गया, अब उस फेलियर में अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आप उस फेलियर को पकड़ करके बैठ गए, यार मेरे साथ ये क्या हो गया, भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों करता है ना। आप उस फेलियर को पकड़ के बैठे हो और आप कुछ नहीं कर रहे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस ऐसे ही रहूंगा, मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब है कि आप कांस्टेंट हो गए, एक जगह पर फिक्स हो गए। तब तो ये मान के चलो कि आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। और ऐसे केस में फिर जो नेचर के अगेंस्ट जाता है फिर क्या है, वो बचता है क्या? कहीं का बचेगा, कहीं का नहीं बचेगा। तो उसी तरीके से डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ नेचर। डिफरेंशियबिलिटी नेचर का कॉन्सेप्ट है कि नेचर का लॉ है कि बदलना। तो हर एक चीज हमारे आसपास में बदल रही है। फिजिक्स के सेंस में बात करें तो जैसे कि एक सिंपल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने उसकी जो प्ले पोजीशन है, पोजीशन को बदला, मतलब कि क्या हुआ, मोशन आया, है ना। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली मतलब कि क्या हुआ, उसमें मोशन हुआ, है ना। तो पोजीशन का चेंज होना मतलब कि मोशन है। मोशन में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है क्या, है ना। मतलब कि अगर स्पीड क्या होती है, यानी कि अगर वो एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो पर्टिकुलर टाइम पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसमें मोशन हो रहा है, तो उस टाइम पीरियड में, है ना, उस टाइम पीरियड में वो जितना चेंज हुआ उसकी पोजीशन क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, क्या निकल करके आता है, एक्सेलरेशन निकल करके आता है। मतलब समझ गए कॉन्सेप्ट कि बदला तो कुछ नई क्वांटिटी निकल करके आई, पक्का। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि भाई एक टाइम के साथ में क्या चीजें बदल रही हैं उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो दिख जाते हैं, है ना। दिखता है ना, कभी कोई इंसान अचानक से बदल गया, है ना, बदला है कोई तुम्हारी जिंदगी में, कोई इंसान अचानक से बदल गया, तो हमें क्या लगता है, अरे बाप रे यार ये इंसान कैसा था, कैसा हो गया। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो दिख जाते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी तो होते हैं जो नजर नहीं आते। मतलब कि चेंज हो रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है, पता चल रहा है चेंज हो रहे। आप बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपको मालूम है कि एकदम से जहां खाली रोड आई आपकी स्पीड बढ़ गई, आपको फील तो हो गया, है ना। मतलब कि इसको हम बोलते हैं कि स्पीड कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, मतलब 1 और 2 सेकंड में आपकी स्पीड जल्दी से कम हो जाती है और तुरंत 1 और 2 सेकंड में आप स्पीड एकदम पकड़ लेते हो। क्यों? यानी कि एक बहुत कम टाइम में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंजेस। एक चेंज होता है जो काफी बड़े पीरियड में हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो मैं चेंज को इस तरीके से बोलूंगा कि एक चेंज है जो काफी बड़े पीरियड में हो रहा है और एक चेंज ऐसा है जो इंस्टेंटेनियस बदल रहा है ना, हर एक मोमेंट में बदल रहा है, एक एक सेकंड में बदल रहा है। अब 1 सेकंड में क्या चेंज को मेजर करोगे, आप कैसे मेजर कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। हम ये बोल सकते हैं कि एक इंसान है, वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर चला गया, तो 2 घंटे में उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई, यानी कि या बोले 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 100 किलोमीटर पर आवर हो गई, यही बोलोगे ना। उसकी स्पीड कितनी हुई, उसने 100 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल किया, इसलिए उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, अब मैं बोलूंगा अच्छा बताओ उसकी स्पीड 1 सेकेंड में कितनी होगी, तो क्या आंसर दोगे। उसकी स्पीड 0.5 सेकेंड में कितनी होगी, क्या आंसर दोगे। उसकी स्पीड 0.00000001, मतलब कि बहुत अप्रोक्सीमेट टाइम, मतलब ना के बराबर चेंज हुआ। अब क्या होगी, तो आप कहोगे भाई क्या बात कर रहा है, हाँ चेंज तब भी हो रहा है, चेंज तब भी हो रहा है, लेकिन इस चेंज को हम इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज। और डेरिवेटिव जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये मेजर करता है, ये टूल है टू मेजर द इंस्टेंटेनियस चेंज। तो अब आप बताओ कि आप आज के समय पर हम नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हम क्या क्या चीजें डेवलप कर रहे हैं, कार्स आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सेकंड टू सेकंड में एकदम से स्पीड हाई, एकदम से स्पीड लो, सब कुछ क्या हो रहा है, नैनो सेकंड्स में हो रहा है।
तो उसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह पर क्या अप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और इसके एप्लीकेशन अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो जो अगला चैप्टर आपका होता है उसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ही पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन कहां कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है आपकी कैलकुलस की बिगर पिक्चर, जो तुम अब फील कर पा रहे होगे कि कैलकुलस क्या है भैया, सब जगह है कैलकुलस तुम्हारी, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें बताई जो तुम्हारे मतलब की थी, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आप आगे पर जाकर के सीखोगे, देखोगे, ठीक है। चलिए, तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों, चेंज। चेंज किसके रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं, अब मैं फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा इस सेम चीज कि ये मान लो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास कोई फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है आपके पास x इक्वल टू ए, और ये कोई पॉइंट है आपके पास x इक्वल टू बी, ठीक है। ध्यान से समझना, x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, a कॉमा में आपका f ऑफ a, x इक्वल टू बी पर फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है, b कॉमा में आपका f ऑफ b। क्लियर है। देखो, अब मैं आपसे ये पूछूं कि जब, ध्यान से समझना, सपोज करो ये टाइम है, सपोज करो ये टाइम है, ध्यान समझना, अब आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट कर रहा हूं। ये टाइम है और ये है आपकी एक कार यहां पर। अब समझना, टाइम के साथ साथ कार मूव कर रही है, तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये कार की पोजीशन ग्राफ है ना। ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये मान लो पोजीशन ऑफ कार है, पोजीशन ऑफ कार। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि x इक्वल टू ए पर, जब x इक्वल टू ए पर थे तब कार मान लो इस पोजीशन पर थी, है ना। मतलब कार ने मान लो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। x इक्वल टू बी पर जाने पर कार की मान लो स्पीड बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ कार बोल सकते हैं। x इक्वल टू बी पर पहुंचने पर कार की स्पीड यहां पर हो गई, यहां पर पहुंच गई, ठीक है। या कार ने इतनी डिस्टेंस आपकी ट्रेवल कर ली। तो किसने कितने टाइम पर, पोजीशन ए से बी पर इतने टाइम पीरियड में, है ना, ऐसे समझना, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी टाइम पीरियड में कार ने यहां से लगा करके यहां तक की, है ना। मतलब कार की पोजीशन इस तरीके से चेंज हुई है कि पहले वो धीमी चल रही थी, फिर एकदम से चेंज होकर के यहां पे पहुंच गई। तो अगर मैं ये पूछूं कि वो ए से बी पर, यानी कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी टाइम पीरियड में कार की कितनी पोजीशन चेंज हुई, कार की कितनी पोजीशन आपकी चेंज हुई है ना। वैसे हम इसको पोजीशन ऑफ कार ना बोल करके कुछ और बोल देते हैं, पोजीशन ऑफ कार, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात, टाइम का डिफरेंस मतलब कि b माइनस सी, ठीक है। पोजीशन का डिफरेंस मतलब कि f ऑफ b माइनस में f ऑफ a। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 8 से b टाइम पीरियड में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो आप क्या बोलोगे, ये पोजीशन माइनस दिस पोजीशन अपॉन में b माइनस से। क्लियर है बच्चों। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन पोजीशन ऑफ अ कार इन दिस टाइम पीरियड। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, ये जो x इक्वल टू x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, ये तो काफी बड़ा दिख रहा है। अगर ये बहुत छोटा करते जाए, ये बहुत ज्यादा हम छोटा करते जाए, ठीक है। सपोज करो ये कोई पॉइंट है आपके पास a प्लस में h, ये पॉइंट है आपके पास a प्लस में h। तो इसको समझना कि इस पॉइंट पर क्या होगा, f ऑफ a प्लस h कॉमा में f ऑफ a प्लस h। इस टाइम पर कार की पोजीशन कुछ ये होगी, a प्लस h पर f ऑफ a प्लस h। तो समझना, तो यहां पर इस कंडीशन में क्या होगा, f ऑफ a प्लस h माइनस में आपके पास f ऑफ a होल अपॉन आपके पास a प्लस h माइनस में a, यानी कि इसको h लिख दिया। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो h है आपका, है ना, a से a प्लस h, मतलब कि यहां से यहां तक की जो टाइम पीरियड का डिफरेंस है वो h सेकेंड, h का डिफरेंस है, h यूनिट का डिफरेंस है। अगर h आपका बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू जीरो, इफ दिस h अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू जीरो, ये h आपका बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन, कि a प्लस h और a के बीच में, a प्लस h और a के बीच में इस टाइम पीरियड में पोजीशन fa से fa प्लस h पर पहुंच गई है। तो भाई कितना डिफरेंस आया, ये चेंज कितना हुआ, तो चेंज मेजर करोगे
कितने टाइम पीरियड में कितना चेंज आया, तो ये आपकी पोजीशन का डिफरेंस अपॉन में टाइम का डिफरेंस, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो h है ये आपका बहुत ज्यादा छोटा है, तो दिस रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस चेंज, और इसको बेसिकली अगर हम बात करें तो ये होता है आपके पास, इसको हम आपका राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं आपके पास, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये इंस्टेंटेनियस चेंज आपका प्लस हो गया, अब ये किसी केस में निगेटिव भी हो सकता है, ये किसी केस में आपका निगेटिव भी हो सकता है। तो ये डेरिवेटिव होता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ए के राइट में ए से जरा सा आगे बढ़ रहे हो, ए से आप जरा सा आगे बढ़ रहे हो तो चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से हम जरा सा पीछे आ रहे हैं तो ये आपका एफ ऑफ ए माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड चेंज को रिप्रेजेंट करता। तो आपके पास अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा वो कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में आपके पास एफ ऑफ ए होल अपॉन आपके पास h के बराबर होगा, ठीक है। और इसके बाद बच्चों अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस में एफ ऑफ ए होल अपॉन माइनस में h, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके दोनों इक्वल हैं, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि fx इज डिफरेंशियल एट किस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में चेक किया आपने, पॉइंट ए के लेफ्ट और राइट में चेक किया है, राइट में और लेफ्ट में, तो डिफरेंशियल एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो fx इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू ए, और अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल होता है तो उसको हम अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम उसको f डैश ऑफ a से डिनोट करते हैं, यानी कि फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल है, ठीक है ना, या फिर df अपॉन dx और यहां पर x इक्वल टू a, इस तरीके से बच्चों को डिनोट किया जाता है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा उसको हम बोलेंगे f डैश ऑफ a, ठीक है बच्चों, f डैश ऑफ a या df अपॉन dx एट x इक्वल टू a, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो कोई फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंशियल होगा, जब ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे, है ना, और एग्जिस्ट करने के साथ साथ बराबर भी हो, दोनों एग्जिस्ट करने के साथ साथ बराबर भी हो, तो हम बोलेंगे फंक्शन आपका क्या होगा बच्चों, डिफरेंशियल होगा। क्लियर है, तो फंक्शन आपका डिफरेंशियल, ये थी बच्चों डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट। आई बात क्लियर समझ में, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज से अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, ये था किसी एक पॉइंट पर x इक्वल टू a किसी पॉइंट पर। अब अगर सेम चीज मैं पूरे इंटायर डोमेन में बात करूं तो इन अ होल इंटायर डोमेन, नोट करना है ना, ये तो बात हो गई किसी की आपकी, हाँ, किसी एक पॉइंट पर हो गया, x इक्वल टू c पॉइंट पर हो गया। होल इंटायर डोमेन में बात करें तो होल इंटायर डोमेन में किसी फंक्शन के डिफरेंशियल होने के लिए हम लिखते हैं कि f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x होल अपॉन h, है ना। अगर पूरे होल इंटायर डोमेन में अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशियल है तो x क्या है, x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो कि फंक्शन के डोमेन में है। तो f डैश ऑफ x को हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x होल अपॉन h के थ्रू डिनोट करते हैं। हाँ, एक तरीके से आपको ये राइट हैंड डेरिवेटिव लग रहा है, सेम इसके रिस्पेक्ट में हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप चाहो तो f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस में f ऑफ x अपॉन में माइनस h, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब कि ये और ये तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम इसको f डैश x यानी कि फंक्शन इज डिफरेंशियल
एट एनी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशियल है तो x कोई भी डोमेन का वैल्यू हो सकता है, तो सभी x के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट अगर कर रही है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशियल फॉर एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन आपका डिफरेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास फंक्शन का निकल के डिफरेंशियबिलिटी आती है। क्लियर है? चलिए अब एक डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशियल नहीं होगा। देखो fx इक्वल टू क्या गिवन है, मॉड x माइनस 1, लिख सकते हैं x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1, इफ x इज लेस देन 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस में आपका x। ठीक है, लेस देन 1 पे आपका 1 माइनस में x। चलो तो अगर मुझे यहां पर सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूअस, पहली बात तो ये है कि fx इज कॉन्टिन्यूअस, ये तो हमें मालूम है। fx इज कॉन्टिन्यूअस। अब चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पर हम इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस में h माइनस में f ऑफ 1 होल अपॉन में आपका माइनस h। क्लियर है? f ऑफ 1 माइनस h माइनस में f ऑफ 1 होल अपॉन में माइनस ऑफ h, तो कितना आ जाएगा ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस ऑफ h, यानी कि 1 से छोटा फंक्शन क्या डिफाइंड होगा आपके पास, यानी कि आपके पास 1 माइनस में x है तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 1 माइनस का h, ये अलग से आ गया, और माइनस में f ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 0 हो गई, होल अपॉन आपके पास माइनस में h, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसको ओपन करोगे तो यहां से हमको -1 निकल के आएगा, कितना आएगा, -1। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अगर मैं यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूं एट x इक्वल टू 1, तो 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, देखना लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस में f ऑफ 1 होल अपॉन आपका h, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा मतलब कि ये, तो 1 प्लस h माइनस 1, तो 1 प्लस h माइनस 1 माइनस में 0 अपॉन में h, तो यहां से हमारे पास ये 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो बच्चों कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अनइक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि fx इज नॉट डिफरेंशियल, fx इज नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1, fx x इक्वल टू 1 पर आपका डिफरेंशियल नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या देखते हैं, फंक्शन आपका डिफरेंशियल है या नहीं। तो ये है डेफिनेशन जिसके थ्रू हम फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पर बात करते हैं कि फंक्शन आपका डिफरेंशियल होगा या नहीं होगा। तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका यहां पर डिफरेंशियल नहीं है, नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई डाउट है यहां पर, पक्का? चलिए नोट कर लो इसको। fx is not differentiable at x equal to 1। आ जाओ। सिमिलरली बच्चों प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ग्रेट इंटीजर ऑफ x नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। सबसे तुम्हें जरूरी चीज अब मैं बताना चाहूंगा, किसी भी फंक्शन के डिफरेंशियल होने के लिए जरूरी है कॉन्टिन्यूटी होना, यानी कि अगर कोई फंक्शन आपका किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशियल भी नहीं हो सकता। मतलब कि आपको अगर ये चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशियल होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले तो उस पॉइंट पर ये चेक कर लेना कि फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अगर उस पॉइंट पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब है फंक्शन आपका डिफरेंशियल भी नहीं हो सकता। याद रखिएगा कि कॉन्टिन्यूअस हो तो कुछ जरूरी नहीं कि डिफरेंशियल भी हो, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये पक्का है कि फंक्शन आपका डिफरेंशियल भी नहीं होगा। समझे?
फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ये पक्का है। तो इस चीज को अगर हम यहां पर देखें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये चीज तो यहां पर आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, लेकिन इसके बावजूद इसका डेरिवेटिव जो निकल के आया वो क्या आया, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, मतलब कि इसका ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं हुआ। समझ गए बात, कि कॉन्टिन्यूअस होने से ये नहीं बोल सकते कि डिफरेंशिएबल भी होगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये पक्का है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बेसिकली इस फंक्शन को आप खुद से ट्राई करिएगा। सबसे जरूरी चीज है कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर इंटीजर्स पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर्स पर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। तो उसको अब आप खुद से भी ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों कुछ स्टैंडर्ड बेसिक अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लिया हमने एक डेफिनेशन के बेसिस पर। 11th क्लास में कुछ बेसिक फंक्शंस के आप डेरिवेटिव्स पढ़ करके आए, तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जिनके डेरिवेटिव्स हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन का यूज बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से फिर डेरिवेटिव फाइंड करना बड़ा टास्क हो जाएगा। तो हम सीधे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। x टू दी पावर n कोई फंक्शन, उसका डेरिवेटिव nx टू दी पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। fx टू दी पावर n है, ये बेसिकली आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो n इंटू में fx की पावर n माइनस 1 फिर f ऑफ n माइनस 1 ऑफ x, ये अलग हो गया आपके पास, यानी कि उसका डेरिवेटिव हो गया आपके पास। ठीक है, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। log ऑफ fx का डेरिवेटिव 1 अपॉन fx इंटू में f डैश ऑफ x है। a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x log a के बराबर। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है। e टू दी पावर fx का डेरिवेटिव e टू दी पावर fx इंटू में f डैश ऑफ x। cos x का डेरिवेटिव माइनस में sin x होता है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ x होता है, और cot x का डेरिवेटिव माइनस में cosec स्क्वायर ऑफ x होता है। कुछ यहाँ पर नहीं भी लिखे, उनको भी लिख देता हूँ, जैसे कि d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास सेक एक्स इंटू में आपके पास टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक ऑफ एक्स, तो ये होता है आपके पास माइनस में कॉसेक ऑफ एक्स इंटू में आपके पास कॉट ऑफ एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ठीक है, ये हमारे पास कुछ और भी डेरिवेटिव और भी अभी डेरिवेटिव्स ऐसे आएंगे जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, इनको जल्दी से रिवाइज कर लेना है, लर्न कर लेना है। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके भी फॉर्मूलाज हैं, वो सब हम आगे पर आपका देखेंगे। तो ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्लास की स्लाइड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको बता सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, जनरल क्वेश्चन है, तुम मतलब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे करके बता सकते हो कि एक कार है। ठीक है, मान लो ये एक कार है हमारे पास, ये कार है। ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये कार आपका 1 मिनट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस। अगले 1 मिनट में नेक्स्ट 1 मिनट में, अगले यानी कि जस्ट सेकेंड मिनट में अगर जाएंगे तो जितनी डिस्टेंस इसने पहले ट्रेवल की थी उसकी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि 1/2 किलोमीटर। उसके बाद अगले उसमें जाते हैं, मतलब इसका भी हाफ कर दो। अगले 1 मिनट में अगर हम जाते हैं, ठीक है, अगले 1 मिनट में अगर मैं जा रहा हूं मान लो यहां तक, ठीक है, तो अगले 1 मिनट में वो सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मान लो 1/2 था, अब केवल 1/4 किलोमीटर। तो अब आप ये बताइए कि इस कार को 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा? 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा? आंसर करके बताना। ठीक है, एक कार है जो 1 किलोमीटर 1 मिनट में जाती है, अगले 1 मिनट में आधा किलोमीटर जाती है, हाफ किलोमीटर, उसके अगले 1 मिनट में
1/4 हो जाती है। तो ये बताना कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कार को कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कार को कितना टाइम लगेगा, करके आंसर बताना। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना, कर सकते हो बहुत इजीली। 11th स्टैंडर्ड की मैथ यहां पर इस्तेमाल होगी आपके। चलिए ठीक है, अगला है बच्चों हमारे पास रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं आपके, जैसे कि द फॉलोइंग रूल्स वर एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है दो फंक्शन के सम और डिफरेंस का डेरिवेटिव। यू और वी दो फंक्शंस हैं और कॉमन डोमेन में ये डिफाइंड है और कॉमन डोमेन में ये डिफरेंशिबल भी है। तो इन दोनों फंक्शन के सम का डेरिवेटिव अलग अलग डेरिवेटिव के सम के बराबर, डिफरेंस का डेरिवेटिव अलग अलग डेरिवेटिव के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, इन फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव सोच के बताना, इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड, प्लस में सेकंड इनटू में आपके पास सॉरी फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड, फिर फर्स्ट इनटू में आपके पास सेकंड का डेरिवेटिव। ये होता है आपके पास लीबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शंस अगर है तो उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, मतलब कि ऐसे समझना, d/dx ऑफ f ऑफ x इनटू में g ऑफ x, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या बनेगा, पहले को बाहर रख लो, सेकंड का डेरिवेटिव निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको बाहर रखा किसको अंदर, फिर दूसरे में gx को बाहर रख लो और पहले का डेरिवेटिव निकाल लो। तो ये हो गया आपके पास लीबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल। कोसेंट ऑफ टू फंक्शंस के डेरिवेटिव d/dx ऑफ f ऑफ x अपॉन में आपके पास g ऑफ x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाले को बाहर रखा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव किया, माइनस में फर्स्ट वाले को बाहर रखा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव किया और डिनोमिनेटर में सेकंड वाले का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके पास कोशेंट रूल। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल है, पूरे तुम्हें डेरिवेटिव्स में इनका यूज होगा, जगह जगह पर इस्तेमाल होंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। क्लियर है बच्चों? तो ये सम फंक्शन का डेरिवेटिव और ये आपके पास डिफरेंस, फिर प्रोडक्ट के रूल ये हो गया और कोशेंट रूल ये हो गया। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारे पास कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसकी हेल्प से हम अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगला होता है बच्चों आपके पास चेन रूल। चेन रूल आपसे ये बोलता है कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन है f, जो g का फंक्शन है, g ऑफ x के बराबर है। एक फंक्शन f है जो g ऑफ x का फंक्शन है, यानी कि कंपोजिशन एक तरीके से क्या लिखा है, ये f(o) g ऑफ x लिखा है। अगर मुझे किसी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि d/dx ऑफ f ऑफ gx अगर मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखूंगा, अंदर पे यही कंपोजिशन g ऑफ x लिखूंगा, उसके बाद प्रोडक्ट में अंदर वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे। ये दो फंक्शन के कंपोजिशन का डेरिवेटिव हो गया, इसको हम चेन रूल बुलाते हैं। अब मान लो आपके पास है f(o)g(o)h ऑफ x, मतलब कि f एक फंक्शन है किसका, g का, g एक फंक्शन है आपके पास किसका, h ऑफ x का। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तीन फंक्शन का, चार का, पांच का, कितने भी फंक्शन हो सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए d/dx ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। चलो तो क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले f फंक्शन f का डेरिवेटिव और बाकी एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट में g का डेरिवेटिव और h आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट में h का डेरिवेटिव। ये है आपके पास बच्चों चेन रूल। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, इसको हम बुलाते हैं चेन रूल। तो मतलब कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को निकालने के लिए चेन रूल का यूज करते हैं। तो जो पहले बाहर है उसका डेरिवेटिव लिखो, अंदर पे जो है वो एज इट इज छेप दो, फिर सेकंड वाले का डेरिवेटिव। क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर समझ में आ गया, कोई डाउट, कंफर्म है? बढ़िया। अब जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। tan 2x प्लस 3 का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो d/dx ऑफ tan 2x प्लस में 3। तो बेटा tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर। फंक्शन पूरा का पूरा 2x प्लस 3 एज इट इज है। अब डेरिवेटिव आप करो d/dx किसका,
2x प्लस 3 का। तो ये बन जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर 2x प्लस में आपका 3 और इंटू में यहां पर 2 आया प्लस में आपके पास 0, तो ये बन गया आपके पास 2 इंटू में सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ये हमको चेन रूल से डेरिवेटिव निकल करके आ गया। क्लियर है? चेन रूल से डेरिवेटिव निकल के आ गया। ऐसे एक और फंक्शन लेते हैं, डिफरेंशिएट साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो साइन का डेरिवेटिव बनेगा कॉस, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉस का डेरिवेटिव बनेगा माइनस में साइन, तो ये बनेगा माइनस में साइन इंटू में एक्स स्क्वायर, इंटू में एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से अलग से बनेगा, यानी कि 2 ऑफ एक्स। तो हमारे पास आएगा 2 माइनस में 2x इंटू में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल करके आएगा। क्लियर है? माइनस में 2x इंटू में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करने हैं उसके बारे में हम आपका डिस्कस करेंगे। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपके, आप अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस उठा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।